गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आज कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान जिसमें भाग 2 है भूगोल, उसका पहला पाठ हम आज पढ़ेंगे, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। पाठ 1 का नाम है संसाधन, और संसाधन किसे कहते हैं इसके बारे में इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बताऊंगी। जब मैं आपको ये बताऊंगी तब आप भली भांति परिचित हो जाएंगे कि आपके आसपास के वातावरण में कितने संसाधन हैं, यानी आप सुबह से लेकर शाम तक कितने संसाधनों का उपयोग करते हो। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 3 पाठ्य पुस्तकें संचालित की गई है इस बार, जिसमें भाग 1, भाग 2 और भाग 3 आपके हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो आज भाग 2 में से भूगोल जो है उसका पहला पाठ हम सभी पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी नोटबुक खोल ले, साथ ही अपनी पाठ्य पुस्तक भी खोल ले। कुछ डेफिनेशन या संसाधन किसे कहते हैं, साथ ही संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, और मनुष्य अपने जीवन में अर्थात अगर दिनचर्या के अंतर्गत ले लेते हैं तो सुबह से शाम तक कितने मानव जो संसाधन होते हैं उसका मानव किस प्रकार से उपयोग करता है। हमारे चारों तरफ जो वातावरण है या हम जो काम करते हैं हर कार्य के लिए हमें संसाधन की किस प्रकार से आवश्यकता पड़ती है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो संसाधन में सबसे पहले अपन संसाधन की जो परिभाषा है इसका क्या अर्थ निकल कर आ रहा है वह मैं आपको नोट कराती हूँ, आप उसको नोट करेंगे। संसाधन लिखिए आप। संसाधन के अंतर्गत आप लिखोगे प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे हम संसाधन कहते हैं। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए वह अपने कार्यकलाप पूरे करता है। तो इसके अंतर्गत हम ले लेंगे कि प्रत्येक वस्तु, मनुष्य हर वस्तु का उपयोग करता है, तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग या प्रयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहेंगे, उसे संसाधन कहेंगे या उसे संसाधन कहा जाता है। तो इस चीज को आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर या फिर बोर्ड पर जो मैंने आपको लिखाया है उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि हम कितने संसाधनों का उपयोग करते हैं। सभी ने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। दिन में बहुत सारे संसाधन हैं जिनका हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग करते हैं। अब वो कौन कौन से और किस प्रकार से हम उनका उपयोग करते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि ये है संसाधन, सभी ध्यान से समझेंगे कि संसाधन किस प्रकार से हम इनका उपयोग कर रहे हैं। हमें दिन भर में प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, तो उस भूख को, उस प्यास को शांत करने के लिए जैसे ही हम पानी का उपयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारे लिए एक संसाधन हो जाता है। तो जल, इसका उपयोग किस रूप में कर रहे हैं, पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये एक संसाधन हो जाता है। दूसरा संसाधन हम लेंगे, जैसे कि हम स्कूल आ रहे हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं पर भी जा रहे हैं, तो उसके लिए हम बस, रिक्शा, गाड़ी जिसमें किसी भी प्रकार की ली जा सकती है, इनका उपयोग करते हैं। किस लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो यह भी क्या हो गया, संसाधन हो गया। इसी के अंतर्गत घर में हम विद्युत का उपयोग करते हैं। विद्युत जैसे कि पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, टीवी, एसी वगैरह जो भी चल रहे हैं, तो उसमें बिजली का जो उपयोग किया जाता है, अर्थात विद्युत का उपयोग भी एक किसके प्रकार में किया जा रहा है,
संसाधन के रूप में किया जा रहा है। इसी प्रकार से आज जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मेरे पास पाठ्य पुस्तक है, आप पाठ्य पुस्तक लेकर बैठे हैं, नोटबुक लेकर बैठे हैं, तो पढ़ाई के लिए आपका संसाधन क्या हो जाता है? अध्ययन। ठीक है, अध्ययन के अंतर्गत आ जाता है किताबें। ठीक है, किताबें, कॉपियाँ, ये क्या हो जाता है? संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। इसी के साथ पांचवा पॉइंट जो संसाधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि सुबह सुबह हमारे लिए मम्मी नाश्ता बनाती है, सभी के घर में नाश्ता बनता होगा, खाना बनता होगा, तो इसके लिए पापा के द्वारा या घर में कोई बुजुर्ग हो या भाई बहन किसी के भी द्वारा क्या लिया जाता है? काम में सब्जियां लाई जाती है। ठीक है, सब्जियां लाई जाती है, अनाज, फल, फ्रूट जो भी लाए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? इन सब चीजों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप देखोगे कि कितनी चीजें हम दिन भर में काम में लेते हैं, तो ये सब चीजें हमारे लिए क्या है? एक प्रकार से संसाधन है। तो इसको क्या कहेंगे हम? संसाधन कहेंगे। हर मनुष्य के जीवन में इन संसाधनों की क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है, यानी किसी न किसी को वो अपने डेली अर्थात पूरी दिनचर्या में काम में जरूर लेता है। पानी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, ये पशुओं पर लागू नहीं होगा। जैसे कि किसी जानवर को ले लो तो उसकी बिजली से कोई लेना देना नहीं है, आ रही है या जा रही है उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस स्थान पर एक मनुष्य को ले लिया जाए तो वो बिजली के बिना ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता है, क्योंकि आज जो जीवन है वो इन्हीं पर आधारित हो गया है। जैसे कि मोबाइल ले लो हाथ में, लैपटॉप ले लो, तो अगर लाइट बंद है और या फिर वो पूरी तरीके से अपने सही तरीके से संचालित नहीं है तो वहीं पर अपना कार्य क्या होता है? रुक जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होगी संसाधन के अंतर्गत। इसके आगे मैं संसाधन के प्रकार पढ़ाने से पहले और संसाधन के बारे में विस्तार से कुछ चर्चा करूंगी, आप ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे और अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी बच्चा पूछ लेता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? संसाधन कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? ये क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आ ही रहा होगा। ये क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जब हमें इसका आंसर पता हो जाएगा तब अपने मन में जो भाव उठ रहे हैं, अर्थात इस क्वेश्चन के लिए सभी के मन में आ रहा होगा संसाधन कैसे बनते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। ठीक है ना, मूल्य जब उसका निर्धारित हो जाता है तब वह क्या बन जाती है? अपने लिए संसाधन बन जाती है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी मूल्यवान संसाधन मूल्यवान होते हैं, अर्थात सभी संसाधन क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। अब मूल्य का अर्थ किससे लिया जाता है? मूल्य का अर्थ महत्व से लिया जाता है। जब तक किसी वस्तु का महत्व नहीं होता है तब तक उसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि एक घर का ही उदाहरण ले लेते हैं कि सभी के घरों में अपनी अपनी दादी के नुस्खे जरूर आजमाए जाते होंगे। जैसे कि पेट दर्द कर रहा है तो अजवाइन ले लो, ठीक है, और छोटे मोटे कुछ ना कुछ नुस्खे दादी के द्वारा दिए ही जाते हैं। सर्दी जुकाम हो रही है तो दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर पी लो। तो ये जो संसाधन है इनका कोई मूल्य नहीं होता है, ये घरेलू नुस्खे होते हैं। लेकिन अगर इन्हीं को किसी मेडिकल फर्म द्वारा बेच दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? इसका आर्थिक रूप से मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है और उसी समय से क्या होता है? यह मूल्यवान बन जाते हैं। तो आयुर्वेदिक औषधियाँ जितनी भी होती है वह इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। इस चीज को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आया होगा। एक पैराग्राफ जिस पर विशेष तौर से मैं चर्चा करूंगी, पहले मैं आपके सामने उसको पढ़ देती हूँ, आप ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे और फिर जैसे मैं समझाती हूँ आप उसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है। समय और प्रौद्योगिकी, इसी पर आज मनुष्य का जीवन आधारित है और मनुष्य प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। जो पदार्थ संसाधन में परिवर्तित हो सकते हैं तो उनको क्या कहेंगे? समय और प्रौद्योगिकी दोनों इस पर क्या होती है? निर्धारित होती है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। क्या क्या? एक तो समय है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है मनुष्य के जीवन में, और दूसरा महत्वपूर्ण स्थान कौन रखता है? प्रौद्योगिकी रखती है।
तो प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, यह आप जरूर नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में एक बार। प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी किसे कहेंगे, आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे इस चीज को। प्रौद्योगिकी से वैसे आप भली भांति परिचित होंगे, लेकिन इसको अगर सही तरीके से परिभाषित करना हो तो वो लिखने का तरीका मैं आपको बता रही हूं, उसको आप नोट करेंगे। लिखो आप, किसी कौशल करने अथवा किसी कौशल करने अथवा किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनीकरण या नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी किसी भी कार्य को जब हम करते हैं, कौशल का अर्थ होता है किसी कार्य को करना, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कौशल विकास योजनाएं बहुत सारी संचालित की जा रही है, तो इससे आप भली भांति परिचित होंगे। किसी भी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में किसी भी प्रकार की, जैसे कि कुटीर उद्योग जो चलाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो चलाए जा रहे हैं, उसमें नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग करना ही क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। साथ ही इसके आगे हम पढ़ेंगे अब संसाधनों के प्रकार। तो आप सभी लिखेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। प्रौद्योगिकी जो परिभाषा मैंने आपको बताई, जो अर्थ बताया है, आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा, और नहीं किया तो आप जल्दी से कर सकते हैं कि किसी कौशल अर्थात किसी कार्य को, नवीनतम कार्य जो होता है उसमें नवीन जो जानकारियाँ होती है या नवीन जो प्रयोग होते हैं उसको करना ही, उस ज्ञान का इसमें प्रयोग करना ही, अनुप्रयोग करना ही क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। आगे आप सभी लिखेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने भागों में इसको बांटा गया है। संसाधनों के प्रकार, संसाधनों के प्रकार, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, सभी ध्यान दोगे आप कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। तो डायरेक्ट 3 ना लिखकर इसको जिस प्रकार से मैं आपके सामने बनाती हूँ वैसे आपको एग्जाम में लिखना है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 1, 2 और 3, इसी रूप में आपको लिखना है। पहला हो जाता है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे इसी के अंतर्गत मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा आ जाता है मानव संसाधन। तीसरा क्या आ जाता है, मानव संसाधन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे इसके ऊपर कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम में अगर मेजर क्वेश्चन, निबंधात्मक क्वेश्चन आ जाता है तो तीनों प्रकार लिखकर तीनों को विस्तार से समझाना होता है। और अगर अति लघुरात्मक या लघुरात्मक अगर क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखते हुए उनको विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, निबंधात्मक क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके लिए पहला जो है प्राकृतिक संसाधन, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है प्राकृतिक संसाधन को, 2 भागों में। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा हो जाता है
अनवीकरणीय संसाधन। नाम से ही आपको पता चल रहा होता है कि नवीकरण और अनवीकरण संसाधन क्या है। तो इस चीज को आप जरूर समझेंगे और इसी प्रकार से एग्जाम में लिखने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले मेरी तरफ से आपके होमवर्क है कि ऐसा कैसा डायग्राम बनाकर आप इसको अपनी नोटबुक में जरूर उतारेंगे। तो संसाधन 3 प्रकार के हैं। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। फिर है मानव निर्मित संसाधन। नाम से ही पता चल रहा है मानव द्वारा यानी मनुष्य के द्वारा जो निर्मित संसाधन है वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? मानव के द्वारा निर्मित संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से हमें उपहार के रूप में मिले हैं, इसका हमें किसी प्रकार का कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है। लेकिन मानव निर्मित जो संसाधन होते हैं उसके लिए हमें मूल्य चुकाना पड़ता है। एक है मानव संसाधन। मानव संसाधन के बारे में आप सभी भली भांति परिचित होंगे कि मानव संसाधन जो है वह भारत सरकार द्वारा या भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है, जिसका निर्माण कब किया गया था? इसको कब गठित किया गया था? 1985 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जीके में कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय है, मानव संसाधन मंत्रालय, उसकी स्थापना या उसका गठन कब किया गया था? 1985 ईस्वी में किया गया था। तो इस चीज को आप जरूर नोट करेंगे। ये आपके बुक में इस पार्ट में तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो जानकारी मेरे को है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो आप इसको जरूर लिख ले अपनी नोटबुक में। इसके आगे हम पढ़ेंगे अब प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अब ध्यान दोगे आप सभी कि ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक उनका संशोधन बिना उपयोग में लाए किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ले लेंगे जैसे कि हवा, ठीक है। क्या लेंगे? हवा अर्थात वायु, नदियाँ, झील जो होती है, इनका जो जल होता है, इनका जो पानी होता है, साथ ही मृदा जो होती है, उसको इसके अंतर्गत लिया जा सकता है। इसके लिए हमें किसी को भी कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता है, प्रकृति के द्वारा ये हमें प्रदान किए गए हैं और हो सके जहाँ तक हमें इनका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, तो ये हमारे लिए सही और कारगर सिद्ध होंगे। अगर आप लिखना चाहो तो मैं लिखा देती हूँ। इसके अंतर्गत आप लिखोगे पहला पॉइंट, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं और उसके उदाहरण क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप उसको नोट करोगे। एक एक ऐसे करके मैं आपको तीनों ही जो संसाधन है उनके बारे में पढ़ाऊंगी। इस पार्ट में ये चीज़ें ही महत्वपूर्ण बताई गई हैं और अगर इसको साथ के साथ याद कर लोगे तो अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। संसाधनों के प्रकारों में जो पहला है प्राकृतिक संसाधन, उसके लिए मैं जो आपको बता रही हूँ आप उसको नोट करोगे। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं इसके लिए आपको लिखना है, तो आप नोट करोगे जो संसाधन हमें प्रकृति के द्वारा जो संसाधन हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब इसमें जो दो वापिस इनके प्रकार जो मैंने बताए हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, उनको मैं आपको समझाती हूँ, तो उसकी भी एक एक लाइन आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि नवीकरणीय से क्या तात्पर्य है। पहला पॉइंट आप डालेंगे नवीकरणीय संसाधन। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या चीज है, तो इसके लिए मैं आपको लिखा रही हूँ, उसको आप लिखोगे। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो आप लिखोगे वे संसाधन
वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित का अर्थ होता है पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, उसी अवस्था में पुनः पूरित हो जाते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब इसके जो उदाहरण है वो मैं आपको लिखा देती हूँ कि पुनः पूरित यानी पुनः कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं या उनको पुनः वापस कैसे नवीकृत किया जा सकता है, नवीन किया जा सकता है, जिसके कारण से वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो इसका जो उदाहरण है वो आप लिखेंगे। उदाहरण के अंतर्गत आप लिखेंगे, जैसे उदाहरण करके लिखिए आप। उदाहरण जैसे इसके अंतर्गत लिखेंगे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर और पवन ऊर्जा, ये क्या हो गया, इसका उदाहरण हो गया। दूसरा हम लिखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, अब इसके अंतर्गत ऐसे संसाधन आ जाते हैं जो ना ही नवीकृत किए जा सकते हैं और ना ही वो पूरित किए जा सकते हैं। जो डेफिनेशन मैंने आपको उस पर लिखी है उसकी बिल्कुल विपरीत इसके अंतर्गत लिखनी है। तो आप इसमें लिखेंगे वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, वे संसाधन जिनका भंडार क्या है, सीमित है, जिनका भंडार सीमित है और वो वापस क्या नहीं किया जा सकता है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें वापस नवीकृत नहीं किया जा सकता है। तो इसको सीधा लिख लेंगे, और उन्हें नवीकृत या पुनः पूरित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अब इसके जो उदाहरण है वो मैं आपको बता रही हूँ, जल्दी से आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। उदाहरण के अंतर्गत आप ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, एक दो ही है, पर इस कारण से आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो इसके अंतर्गत हम ले लेंगे कोयला, पेट्रोलियम, ये एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो जल्दी से नवीकृत नहीं किए जा सकते हैं। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई है, प्राकृतिक गैस, क्योंकि इनके नवीनीकरण या नवीकृत या पुनः पूरित करने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी बहुत टाइम लग जाता है। तो इसके अंतर्गत हम इनको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत ही अधिक है। अब आगे जो है मानव निर्मित संसाधन, वो मैं आपको कल वाली वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज जो मेरे द्वारा कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत भूगोल का पहला पाठ संसाधन, उसकी डेफिनेशन अर्थात क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, वो बताई गई है। साथ ही मनुष्य के जीवन में इन संसाधनों का क्या उपयोग है, क्या महत्व है, वह भी मैंने आपको बताया है। इसके आगे मैंने आपको बताया है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें से पहला जो संसाधन है वह मैंने आज आपको पढ़ा दिया है, प्राकृतिक संसाधन। इसको 2 रूपों में बांटा गया है, यह भी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के द्वारा दी गई मेरी क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या लगती है तो बोर्ड पर दिए हुए नंबर पर आप अपने सुझाव दे सकते हैं।
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।